नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लगातार ब्रेकिंग स्टूडियो से हर बड़ी खबर पर खास नजर हमारी बनी रहेगी। इसके अलावा न्यूज रूम से सहयोगी श्रद्धा मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिलचस्प खबरों के सिलसिले को न्यूज रूम से श्रद्धा अभी बढ़ाएंगी। और सबसे पहले बात करेंगे कंगना की। कंगना पर जो मुंबई में महाभारत मची हुई है। मुंबई में कंगना बनाम शिवसेना। कंगना रनौत मुंबई एयरपोर्ट और उसके बाद वो अपने घर पर पहुंची और जब वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो जमकर हंगामा हुआ। एयरपोर्ट पर शिवसेना ने हंगामा किया। कड़ी सुरक्षा में घर पहुंची हैं कंगना रनौत। वैसे मुंबई एयरपोर्ट पर जब कंगना रनौत पहुंची तो सिर्फ शिवसैनिक ही नहीं थे। कंगना रनौत के समर्थन में आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, याद कीजिए अंबेडकर की पार्टी जिसके आठवले फिलहाल महाराष्ट्र में सर्वे सर्वा हैं, जिन्होंने कोरोना को भगाने के लिए वो नारा दिया था, गो कोरोना गो, वो भी उनकी पार्टी भी वहां पर पहुंची हुई थी। इसके अलावा कंगना रनौत के समर्थन में करणी सेना पहुंची हुई थी। और शरद पवार ने, जो बड़े साझीदार हैं, जिनकी पार्टी महाराष्ट्र की सरकार में बड़ी साझीदार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने यह कहा है कि बीएमसी की कार्रवाई है गैर जरूरी। शरद पवार ने इस कार्रवाई को गलत बताया और यह भी कह दिया कि मुंबई में और भी अवैध निर्माण हैं। यह कहना है शरद पवार का। तो आज जो बीएमसी ने जिस तरीके की कार्रवाई की है, हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट से इस पर स्टे लगा दिया गया है और लगातार रिएक्शन इस पर आ रहे हैं। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा और बड़े साझीदार महाराष्ट्र सरकार में, शिवसेना के बड़े साझीदार, उनका यह कहना है कि बीएमसी की यह कार्रवाई गलत है और भी अवैध निर्माण यहां पर है। वैसे मुंबई में या महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो मध्य प्रदेश को भी गर्म कर रहा है। कंगना रनौत के समर्थन में विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बयान दिया है। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा, कंगना पर जो अत्याचार हो रहा है उसे देखकर बाला साहब ठाकरे दुखी होंगे। अभिनेता के कहने पर कंगना पर जांच बिठाई गई है। मैं उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देता हूं कि यदि वे सही रूप से बयान पर जांच करना चाहते हैं तो बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान की जांच करें, जिसमें उन्होंने सुशांत राजपूत आत्महत्या मामले में आदित्य ठाकरे पर सवाल उठाए थे। आदित्य के खिलाफ जांच कराएं और इस्तीफा लें। देखिए, कंगना रनौत पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, आज बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा दुखी होगी। ये उनकी बनाई हुई शिवसेना का कृत्य नहीं हो सकता। ये तो इटली की महारानी की और वहां के राजकुमार की कठपुतली बने हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हरकत है। कंगना रनौत इस देश की उस महिला का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। जिस प्रकार से उसका ऑफिस तोड़ा जा रहा है और ये खबरें आ रही हैं कि एक अभिनेता के लड़के के कहने पर, उसके बयान पर कंगना रनौत पर भी जांच बिठाई जा रही है। मैं उद्धव ठाकरे जी को खुली चुनौती देता हूं कि यदि वो सही रूप में किसी के बयान पर जांच करने की हिम्मत रखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे की उस बात पर जांच करें जिसमें उन्होंने कहा कि सुशांत की हत्या के मामले में कहीं ना कहीं आवाज और इशारा आदित्य ठाकरे पर भी जा रहा है। और वैसे तो मध्य प्रदेश में भी समस्याएं कम नहीं, पर चूंकि बयान देना है और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति पर मुखर हैं
मध्य प्रदेश के नेता। कंगना के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई पर भूपेंद्र सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं कंस्ट्रक्शन में क्या अनियमितता है ये नहीं जानता, लेकिन बीएमसी शिवसेना की आज्ञा पर अभी कार्रवाई कर रही है और इस समय कार्रवाई को बदला ही कहा जाएगा। ऐसे ही दुर्बल सरकार कंगना जैसे आम नागरिक को डराती है। वैसे कंगना अब आम नागरिक है नहीं, वो बेहद खास नागरिक बन चुकी हैं। वाई सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है। इधर लाखन घनघोरिया ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। पूर्व मंत्री हैं। घनघोरिया का कहना है कि बीजेपी का महिलाओं के प्रति सम्मान का यह भाव उस समय कहां चला जाता है जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर अनर्गल टिप्पणी की जाती है, तब देश की बहन और मां की इज्जत का ख्याल बीजेपी को नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में आज भाजपा की सरकार नहीं है। ऐसे में कंगना रनौत को केंद्रीय सुरक्षा देकर उसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि प्रदेश में उनकी सरकार होती तो ठाकरे परिवार के साथ ये भी सुर में सुर मिला रहे होते। जहां तक नारी के सम्मान की बात है तो उस समय कहां चला जाता नारी के का सम्मान, जब सोनिया जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी होती है, जब प्रियंका गांधी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी होती है, तब नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं लगता है कि बहन और बेटी की इज्जत क्या होती है। तो ये सब राजनीतिक फायदे के लिए है और राजनीतिक उद्देश्य के लिए है। यदि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार नहीं होती, इनकी सरकार होती, तो ये भी उस सरकार के सुर में सुर मिलाते। अब इनको लगता है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई हथियार मिल गया। ये छोटी और करणी सेना भी कंगना के समर्थन में है। इस खबर के लिए न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं सहयोगी श्रद्धा के पास। श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल ललित, और महाराष्ट्र में इस समय हंगामा मचा हुआ है, लेकिन असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं खुद मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद अभी महाराष्ट्र का मुद्दा मध्य प्रदेश में काफी गर्म नजर आ रहा है। अब करणी सेना जो कि कंगना का समर्थन कर रही है, वो जबलपुर में भी कंगना के समर्थन में उतरी है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला जलाने की कोशिश की, पुलिस ने पुतला जलाने से रोका। करणी सेना के लोगों ने कहा कि कंगना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संजय राउत के माफी मांगने तक विरोध जारी रहेगा। अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में करणी सेना सड़कों पर उतरी है और आज विरोध प्रदर्शन जबलपुर में दर्ज कराया गया। तीनपत्ती चौराहे पर तमाम जितने करणी सेना के सदस्य हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद थे। पुतला दहन करने की कोशिश की गई, लेकिन पहले ही पुलिस ने उनसे उस पुतले को झड़प लिया। कुछ धक्का मुक्की का माहौल भी देखने को मिला। बेशक जिस प्रकार से बयानबाजी संजय राउत द्वारा कंगना रनौत को लेकर की गई थी, इसका चहुओर विरोध हो रहा है। महिला संगठन हो, सामाजिक संगठन भी अब इस मामले में खुलकर सामने आ रहे हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। करणी सेना ने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द संजय राउत जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, क्योंकि जो शब्दों का प्रयोग किया था वो नारी सम्मान के रूप से बेहद ठेस भरा कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और रुक करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का ललित के पास अहम खबर। ललित, ओवर टू यू। वाकई और उपचुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल सुबह से लगातार इस पर हमारी नजर बनी रही। भोपाल में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं। सीएम शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा उपचुनाव प्रभारी, जिलों के जिलाध्यक्ष, वो तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। खास बात, उमा भारती भी इस बैठक में पहुंची हुई है। तो भोपाल में उपचुनाव को लेकर यह अहम बैठक, और ये इस वजह से भी बेहद अहमियत इस बैठक की बढ़ गई है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष वो इस बैठक को लेने यहां पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। विधानसभा उपचुनाव के जो प्रभारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। उमा भारती भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंची हुई थी। इसी वजह से रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग,
क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, बैठक का दौर फिलहाल जारी है और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक बीएल संतोष दिल्ली में बैठकर उपचुनाव की तैयारियों पर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब वो भोपाल पहुंचे और यहां पर न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ उनकी चर्चा हो रही है और उन तमाम विधानसभा चुनाव के प्रभारी और जो विस्तारक हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है, ताकि इस बात को लेकर रणनीति तय की जाए कि बीते दिनों में जो निर्देश जारी किए गए थे, जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उनका किस तरीके से पालन हुआ है, संगठन के स्तर पर कितनी मजबूत बीजेपी हो चुकी है, कहां कहां पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और कहां पर किस तरह की कमी निकलकर आ रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री खुद अब स्टार प्रचारक के तौर पर उपचुनाव में प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि कल से मुख्यमंत्री ग्वालियर चंबल के 4 दिन के दौरे पर भी जाने वाले हैं, जहां पर वो सिंधिया के साथ कई चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन स्तर पर रणनीति बनाने में जुटी हुई है और यही कारण है कि आज बीजेपी दफ्तर में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें उन तमाम उपचुनाव वाली सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है जहां पर अब उपचुनाव होना है। जहां पर उपचुनाव होना है, जाहिर तौर पर रणनीति बहुत तेज करने की जरूरत है। इसमें कहीं ना कहीं अनुराग, ये भी एक बड़ी वजह है, एक सतीश सिकरवार जो भले ही ना माना जाए पर कहीं ना कहीं झटका तो होता है पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी भी बड़ी पार्टी के लिए। इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस भी तेजी से रणनीति बना रही है, यही वजह है कि सब मिलकर अब रणनीति चेंज कर रहे हैं। एक बात, क्या सिंधिया और शिवराज सिंह साथ में दौरे करेंगे, इसे लेकर कुछ स्थिति साफ हुई अनुराग? बिल्कुल, देखिए, कल से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के संयुक्त दौरे होंगे और इसकी शुरुआत ग्वालियर चंबल के इलाकों से होगी और 4 दिन तक के ये दौरा कार्यक्रम है जो तय किया गया है। सिंधिया का जो कार्यक्रम जारी हुआ है वो 10 से 13 तारीख तक का कार्यक्रम है। उस दौरान वो चंबल और ग्वालियर की जो तमाम उपचुनाव वाली सीटें हैं वहाँ पर पहुँचेंगे और जो उपचुनाव से पहले सरकार ने जो पूर्व विधायकों की मांग पर जो विकास कार्यों को मंजूरी दी थी उसका भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दूसरी बात जो आपने पहला सवाल किया था कि रणनीतिक तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस भी अब लगातार मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेस के 4 बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा, रामनिवास रावत और पीसी शर्मा ग्वालियर, भिंड, मुरैना पहुंचे हैं, जहां पर वो विधानसभा सीट पर पहुंचकर चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी भी अब इस मुहिम में जुट गई है कि किस तरीके से रणनीति को महीन स्तर पर यानी बारीक स्तर पर किस तरीके से बेहतर किया जाए, कैसे चुनाव प्रबंधन की रणनीति को बनाया जाए, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। बीएल संतोष आज उन तमाम बातों का फीडबैक लेने का काम करेंगे जो इन विधानसभा सीटों से सीधे जुड़े हुए मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं अनुराग, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर जिसका इस वक्त हमें रुख करना होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार में टकराव बढ़ने के आसार। प्रदेश में महाराष्ट्र से ही ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, सप्लाई रोकने को लेकर तकरार बढ़ने के आसार बन रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों में सप्लाई करने पर रोक लगा दी है। सीएम शिवराज महाराष्ट्र सरकार से रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। सीएम शिवराज उद्धव सरकार से बातचीत भी करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने के मामले में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट भी जा सकती है। भोपाल, इंदौर समेत 15 जिलों में हर रोज 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र के ही एक प्लांट से सप्लाई होती है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑक्सीजन बेड के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की वैसे ही जरूरत है तमाम जगहों पर, और उसके बीच ये स्थिति। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, बढ़ता हुआ टकराव। बिल्कुल, देखिए, कोविड-19 को लेकर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक की थी और उसमें इस बात के निर्देश दिए थे कि जो ऑक्सीजन बेड की संख्या है उसमें इजाफा किया जाए, यानी कि 11,700 के करीब ऑक्सीजन के बेड की संख्या करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। लेकिन उसी बैठक में ये चर्चा के दौरान बात सामने निकल कर आई कि महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र के प्लांट में ऑक्सीजन तैयार होती है उसको दूसरे राज्यों में सप्लाई करने पर रोक लगा दी है, यानी कि मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र से ऑक्सीजन की सप्लाई लेता था और 13 से 15 जिलों में यह ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी जो प्रभावित हो रही है। और इस तमाम बात के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत होगी और यदि उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो सरकार इस मामले को संवेदनशील मसले पर भी हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार नेता हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी विद्वत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। कंगना रनौत के साथ क्या अन्याय हुआ, मध्य प्रदेश की आवाम के साथ क्या अन्याय हो रहा है, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। या शायद ये कुछ वैसा ही है कि चाइनीज फोन के जरिए चाइना का विरोध किया जाए। अनुराग, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो ये बात जरूर है कि एक नेता जो है कंगना रनौत के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चला रखा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इसी बात को लेकर है कि जब संवेदनशील जैसे मुद्दों पर सकारात्मक राजनीति होना चाहिए और मध्य प्रदेश को जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार से ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऐसे में बेहतर संबंध बनाने की ज़रूरत है ताकि जो रुकावट आ रही है उसको हल किया जा सके। तो ये एक तरफ ये मुद्दा भी प्रदेश की सियासत में हावी है तो दूसरी समस्या ऑक्सीजन की कमी को लेकर बढ़ती मुश्किलें भी हैं क्योंकि ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाना है। कोरोना का संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है, 70,000 के पार कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंच चुका है और जो बेड ऑक्सीजन बेड हैं वो 80% फुल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऐसे में ज़रूरत इस बात को भी लेकर है कि महाराष्ट्र सरकार से जो ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करना है उसके लिए जो प्रयास हो सकते हैं उनको सरकार को करना चाहिए। वाकई सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बंगला खाली कराने के लिए संपदा की टीम पहुंची। आपको बता दें कि पीसी शर्मा से बंगला खाली कराया जा रहा है। पूर्व मंत्री है पीसी शर्मा और अब संपदा की टीम पहुंच चुकी है। इस पर पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट ने बंगला खाली कराने पर स्टे दिया था, विधायक का बंगला आवंटित होने तक ये स्टे था, लेकिन बार बार संपदा विभाग का फोन आ रहा था। पीसी शर्मा ने कहा कि स्वेच्छा से बंगला खाली कर रहा हूं। हमारी सरकार में कृष्णा गौड़ समेत कई बीजेपी नेताओं से बंगले खाली नहीं करवाए गए। यही बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। मैं स्वतः कर रहा हूं। हमने कोर्ट में लगाया था और कोर्ट ने कहा था कि जब मकान दूसरा आवंटित हो जाए विधायक कोटे में तब ही खाली कराएं, पर इनका बार बार संपदा का फ़ोन आ रहा था तो हमने कहा ठीक है हम खाली कर देते हैं और एक रिक्वेस्ट दे देंगे कि हमको इसको खाली करें, जबकि मैं शासन को दे चुका हूं कि मुझे फला मकान आवंटित कर दें, पर वो आवंटित नहीं किया गया है। इनके जितने भी लोग हैं सब कर दिया, पर ठीक है क्योंकि किसी मंत्री या किसी को भी अलर्ट हुआ होगा, उसको आना होगा, इसलिए उसके दबाव में होंगे, तो मैं स्वतः ही इसको खाली कर रहा हूँ। बिना बंगला आवंटित किए हुए आपको कराएं, ये सर ठीक है? अब मैं सोचता हूँ यही तो भारतीय जनता पार्टी का तरीका है काम करने का, और हमने कमलनाथ जी ने आवंटित किया जैसे कृष्णा गौड़ को आवंटित किया और किसी के खाली नहीं कराया, यही फ़र्क है। और मैं हूँ इस क्षेत्र का विधायक, तो बेसिकली इस पर मेरा अधिकार है। किसी सांसद को दिया है, सांसद का अधिकार बाद में आता है, पहले क्षेत्रीय विधायक का आता है। भोपाल में कुख्यात मुख्तार मलिक पर कार्रवाई हुई। नगर निगम का अमला उसके घर पहुंचा और उसके मकान को तोड़ दिया। आपको बता दें कि श्यामला हिल्स इलाके में सरकारी जमीन पर 2 मंजिला मकान बना हुआ था जिसको नगर निगम ने तोड़ दिया और पुलिस बल के साथ अधिकारी कार्रवाई के लिए वहां पहुंचे। तो कुख्यात मुख्तार मलिक पर कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने उसके मकान को तोड़ दिया। श्यामला हिल्स इलाके में सरकारी प्रॉपर्टी पर, सरकारी जमीन पर यह मकान बना हुआ था जिसको अब नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया।
और कोरोना काल में जो छोटे मोटे कारोबारी थे, जो अपना काम करके अपना घर चलाते थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ और इसी नुकसान को देखते हुए सरकार ने एक योजना लागू की, वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जिनको सरकार पैसे देती थी, लोन दे दिए सरकार ने, और फिर उन्होंने फिर से अपना कारोबार उससे शुरू किया। आपको बता दें कि प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स से प्रधानमंत्री ने आज संवाद किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, कहा कि लॉकडाउन में सीएम शिवराज ने अच्छा काम किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम की अगुवाई में देश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेजी के साथ लड़ी है। इस दौरान गरीबों के लिए कई बेहतरीन योजनाओं को लागू किया गया। देश भर के जो साथी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश और शिवराज जी की टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके प्रयासों से सिर्फ 2 महीने के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। कोरोना के बावजूद इतने कम समय में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर के जरूर प्रोत्साहित होंगे। वैसे तो पिछले 6 सालों में भारत की जो प्रगति और विकास की जो नई गाथा आपने लिखी है, उसके लिए आपका अभिनंदन। संकट से कैसे राह निकालना चाहिए और चुनौती को कैसे अवसर में बदलना चाहिए, ये आपसे सीखने मिलता है प्रधानमंत्री जी। और कोविड काल में जिस कुशलता से हर परिस्थितियों में देश की 130 करोड़ जनता के कल्याण के लिए आपने जो काम किया है, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और उसमें भी सबसे पहले वो जो सबसे पीछे, सबसे नीचे और हमारे सबसे गरीब भाई और बहन थे। सबसे पहले 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी दिया, जिसने गरीबों को संबल प्रदान किया। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, कोई गरीब। तो आज स्ट्रीट वेंडर्स से प्रधानमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने बात की। और आपको बता दें कि इस बातचीत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कमलनाथ ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों से बात हुई है वो उस क्षेत्र वाले लोग हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों के हितग्राहियों का संवाद के लिए क्यों चयन नहीं किया गया। कमलनाथ ने लिखा, ये सरकारी योजना का राजनीतिकरण है। और रुख अब ब्रेकिंग स्टूडियो का। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल, और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, उस खबर का हमें रुख करना होगा। महू कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में बीजेपी की हार हो गई है। कांग्रेस की अरुणा दत्त पांडे बोर्ड की उपाध्यक्ष बनी है और मंत्री उषा ठाकुर के प्रभाव वाला ये क्षेत्र है। अब तक बीजेपी का उपाध्यक्ष पद पर यहां पर कब्जा था और उपचुनाव से ठीक पहले महू कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव में कांग्रेस की अरुणा दत्त पांडे बोर्ड की उपाध्यक्ष बनी है। मंत्री उषा ठाकुर के प्रभाव वाला यह क्षेत्र है। तो ये थी बिग ब्रेकिंग और न्यूज रूम से श्रद्धा मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी रही। श्रद्धा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।